रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पालनपुर नाम के गांव के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। वहीं उस गांव में प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति अपने 3 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहता था। प्रेमलाल मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसके तीनों बेटे निकम्मे थे। इसीलिए प्रेमलाल को आए दिन घर का राशन उधार में लाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन प्रेमलाल अपने तीनों बेटों से कहता है, तुम तीनों ने कुछ करने का सोचा है या नहीं, या फिर अपने बाप के पैसे पर ही ऐश करोगे? अरे मेरे ही टुकड़ों पे जिंदगी भर पलोगे क्या? अरे महेश, अरे मुकेश, तुम दोनों तो कुछ कर लो, तुम दोनों की तो शादी हो चुकी है। पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि मुझसे मजदूरी नहीं होती है। अगर आपको किसी से कहना ही है तो मुकेश से कहिए ना। वैसे भी मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है पिताजी, हमारे करता धरता तो आप हो ना। वाह, बहुत है अच्छा। मुझे लगता है अब तुम तीनों को काम करना चाहिए। मेरी बुद्धि हड्डी जवाब दे रही है। मुझसे अब काम वाम नहीं होगा। अब तुम सब अपना अपना देख लो। पिताजी, मैं क्या करूं? अब अकेला ही तो हूं, और अकेला क्या क्या संभालूंगा मैं? अरे किसी को तो मेरी मदद करनी ही पड़ेगी घर संभालने के लिए। बेटा, मेरी तरह काम कर और परिवार का पूरा ध्यान रख मेरी तरह। ठीक है पिताजी, आपका ये बेटा काम करने के लिए जाएगा, मैं जाऊंगा काम करने के लिए और पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा। लेकिन पिताजी, मैं क्या काम करूं? मुझे क्या काम मिलेगा जिससे मुझे पैसे मिले? अब बकलोल बैल बुद्धि मनुष्य, तुझे क्या ही समझाऊं मैं। जाकर कुछ तो कर। मुझे ये परिवार भूखा नजर नहीं आना चाहिए। प्रेमलाल की बात सुनकर महेश काम ढूंढने निकल तो पड़ता है, लेकिन उसका आलस उसे काम ढूंढने से रोक लेता है। महेश काम की तलाश में कहीं जा रहा होता है। तभी वो किराने की दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से कहता है, और लाला जी, क्या हाल है? कोई अच्छी सी खबर है मेरे लिए तो बताइए। बस कृपा ऊपर वाले की भैया। आप बताइए, आज अचानक मेरी दुकान में कैसे आए? कोई जरूरत की बात है क्या? बताइए, क्या सेवा करे आपकी? लाला जी, वो हमारा उधारी का खाता खुलवा दीजिए। वो क्या है ना, हमारे घर से कोई आए ना तो उसे सामान दे दीजिएगा और उधारी के खाते में लिख दीजिएगा, और हर महीने उधारी का हिसाब हम निपटा देंगे। हाँ हाँ, बेशक ले जाओ, मैंने कब रोका है। बताओ क्या क्या लेना है? मुझे सामान की लिस्ट दे दो, मैं सामान निकाल कर देता हूँ। लीजिए लिस्ट, और सामान अच्छे से निकाल दीजिएगा। और हाँ, जिस दिन पगार मिलेगी ना, मैं उस दिन आपके पास आके ना सारी उधारी चुका दूंगा। महेश के पास कोई काम नहीं था और उसने अपने पूरे परिवार का राशन उधार ले लिया था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन महेश की बीवी सुमन महेश से गुस्से में कहती है, महेश जी, कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे आप? ऐसे घूमते रहने से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा? कभी सोचा है आपने? तुम सबको वक्त पे सब कुछ मिल जाता है, तो फिर क्यों दिमाग खा रही हो मेरा? अरे जैसे भी करके तुम सबको खिला रहा हूँ मैं। अरे चुपचाप खाओ ना यार, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब मुझे सुनाते हैं और मुझे देखते ही कहते हैं, उधारी का राशन लेने जा रही हो क्या अपनी जॉइंट फैमिली के लिए? और देखो, घर पर आज राशन भी नहीं है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। लाला की दुकान से उधारी में कुछ सामान लेके आता हूँ, तब तक इंतजार करना। महेश ने अपने गांव के सभी लोगों से उधारी ले रखी थी, इसीलिए अब उसे जो भी देखता उसे उधार महेश के नाम से बुलाता। कुछ देर बाद महेश लाला की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, अरे लाला, ये ले राशन की पर्ची, और महीने भर का राशन पैक कर दे। और हाँ, याद रखियो, 6 लोग हैं हमारे घर में, तो 6 लोगों का राशन दियो। उनके हिसाब से ना राशन भरियो। और हाँ, इसका पूरा हिसाब ना मेरे उधारी के खाते में लिख दियो। किस बात का उधार और कौन सा हिसाब? पिछले 4-5 महीने से तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है और ना ही कोई हिसाब किताब हुआ है। मैंने दुकान के बाहर लिख दिया है, आज नगद और कल उधार, लेकिन तुमने तो इसका उल्टा ही कर दिया। अब मैं तुम्हें उधारी नहीं दूंगा। लाला जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अरे, ऐसा थोड़ी होता है। बस मुझे तनख्वाह मिलने वाली है यार, कुछ दिन में सारी उधारी चुका दूंगा। ऐसे चुटकी बजाते ही ना सारी उधारी चुका दूंगा। प्लीज दे दो ना राशन, प्लीज लाला जी। ओ लाला जी, क्या ये कैसी अमृत बोली बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? पगार और तुम जैसे कामचोर को किसने काम पे रख लिया? मुझे ही बताओ, मैं भी उसके चरण धोकर पीऊंगा। लाला की बात सुनकर वहाँ बहुत लोग आते हैं और महेश पे हंसने लगते हैं। महेश अब बिना राशन लिए घर चला जाता है और देखता है सुमन और उसकी देवरानी दोनों लड़ रहे थे। आज तक तेरे पति ने दिया ही क्या है इस घर में? सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ता है, निकम्मा कहीं का। खुद तो मुफ्त का खा रहा है और तुझे भी खिला रहा है साथ में।
अच्छा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम्हारा पति रोज काम पर जाता हो और हमारे लिए राशन लेकर आता हो। उधारी का राशन लेकर आते हैं तुम्हारे पति। एक नंबर के कामचोर हैं, कामचोर। अच्छा, मेरा पति भले पूरे परिवार के लिए उधारी में राशन लेकर आए, लेकिन खाते तो तुम भी हो ना। आओ, अगर तुम्हारे पति में दम है ना तो खिलाए पूरे परिवार को खाना। कुंती और सुमन का झगड़ा देखकर महेश बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर के लिए निकलता है, तभी दूर से एक जोशी को आता देख महेश मन ही मन सोचता है, वाह, आज नया बकरा मिल गया। अब तो उधारी मिलेगी, घर पर राशन भरना है। बहुत चिंता है मुझे, क्या करूँ कैसे करूँ। उफ। महेश सोच ही रहा होता है, तभी जोशी महेश को बोलते हैं, क्यों महेश, दूर से पहचान में नहीं आया क्या? जो मन ही मन मुस्कुरा रहे हो देख देख कर। बताओ, उधारी चाहिए क्या? पहले ही बता देता हूँ, मैं उधारी नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं तो बस आपको देख के खुश हो रहा था, ताकि आप मेरा हाथ देख के मेरा भविष्य बता सको कि क्या लिखा है मेरे हाथों में। हाथ तो देख लूंगा, लेकिन मैं उधारी में नहीं देखता हूँ किसी का हाथ। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर करना चाहते हो तो बताओ, और तुम अपनी उधारी भी खत्म कर सकते हो वो काम करके। हाँ, करूँगा मैं काम। बस आप ये बताइए कि करना क्या होगा मुझे। मेरे पास काम है, महीने का 10,000 दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। महेश को जोशी की बात सही लगती है और वो काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर सबकी उधारी चुका देता है। कुछ समय बाद महेश लाला की दुकान पर जाकर बोलता है, ओ लाला, ओ ये ले तेरे उधार के पैसे। मैंने कहा था तुझे कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन नहीं, तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कर दूंगा हिसाब, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी ही नहीं थी। ले, कर दी तेरी उधारी चुकती। अब चुपचाप से ना मेरा उधार खाता चालू कर दे, ताकि मैं अपने परिवार को खाना खिला सकूं। क्या बात है महेश भैया, आपने तो सच में अपनी तनख्वाह मिलने के बाद मेरा हिसाब कर दिया। हाँ, अब मेरे परिवार से कोई भी कुछ भी सामान लेने के लिए आए तो बिना कुछ कहे सामान दे दीजिएगा। अब आपको आपके पैसों की चिंता नहीं होगी। महेश भाई, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, अब इतनी उधारी कैसे चलाओगे तुम? कोई बात नहीं लाला जी, बस आप सीधे सीधे उधारी चला दो, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो जाए। महेश अपनी पुरानी उधारी चुकाकर एक नई उधारी का खाता खोलता है। अब महेश और उसकी जॉइंट फैमिली की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। ऐसे ही हर रोज अब उसके घर वाले कभी तो कुछ उधार लेकर आया करते और ये सब उधारी का पैसा महेश को भरना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन महेश अपने घर के लोगों से कहता है, तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? यार मैं कितना काम करूंगा, हर महीने जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा तुम लोग उधारी ले लेते हो। अरे उधारी का राशन भर देता हूँ, फिर भी क्यों लेते हो उधारी? यार बंद करो उधारी लेना, या फिर सब के सब जाके काम करो। मैंने तो पहले ही कहा था, उधारी का राशन इस जॉइंट फैमिली में नहीं चलेगा। इसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सुनता कौन है? शादी हो गई है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आई अभी तक कई लोगों के अंदर। ताना क्यों मार रही हो? जो बोलना है सीधे मुंह बोलो। देखो, एक बात मेरी ना आप ध्यान से सुनिए, परिवार में रहना है तो काम कीजिए, वरना आप अपने परिवार को लेके अलग हो जाइए। पिताजी और छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें देख लूंगा, आप अपना देखिए। बेटा, ऐसे हम अपने परिवार को नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा घर परिवार उधारी का राशन पे ना जिए और नगद का राशन लेके खाए। प्रेमलाल और महेश के समझाने पर दोनों भाई उसके अगले दिन से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे तानिया बहुत ही गुणी लड़की थी, जिसको घर का सारा काम आता था, लेकिन खाना बनाने को लेकर उसका हाथ बहुत कच्चा था। वो जितना भी खाना बनाने की कोशिश कर ले, कुछ न कुछ कमी तो उससे रह ही जाती थी। समय बीतता है और एक दिन वो जली हुई रोटियां और सब्जी के साथ लेकर अपनी माँ के पास आती है और उसे परोसती हुई कहती है, लो माँ, मैंने गर्मा गर्म रोटी बना दी है, अब आप जल्दी से खा लो वरना ठंडी हो जाएंगी। और खा के बताओ कैसी बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है, आप खाओगे तो मेरी तारीफ करते नहीं थकोगे। ये रोटी है क्या भारत का नक्शा? और ये इतनी जली हुई क्यों है? और ये सब्जी भी बेकार लग रही है, तूने खाना बनाया ही क्यों है? माँ, क्या बुराई है इस खाने में, कितने दिल से बनाई है, और ये सब्जी ऑनलाइन देखकर बनाई है। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि रोटियों को धीमी आंच पर सेका कर। माँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं जितना भी रोटियों को बनाने की कोशिश करूँ
सब जल जाती है और ये सब्जी भी अच्छे से नहीं पकी है। ऐसे खाना बनाएगी तो 4 दिन में तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। आप चिंता मत करो, मैंने कुकिंग क्लासेस में अपना नाम लिखवाया है। अब से मैं कुकिंग करना सीख जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तानिया ये कहकर खाने की थाल वापस लेकर चली जाती है और बेचारी अमला को भूखा रहना पड़ता है। वक्त गुजरता है और तानिया कुकिंग क्लासेस से बढ़िया और तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और ये सब देखकर अमला भी बहुत खुश थी। वक्त गुजरता है और अमला उसकी शादी एक विपुल नाम का अच्छा सा लड़का देखकर उसे करवा देती है और तानिया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उसने अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लिया था और सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन तानिया की सास उसे कहती है, तानिया बहू, आज खाने में तू क्या बनाने वाली है? आप बताइए माँ जी, आपका क्या खाने का मन है, मैं बना दूंगी। बहू, ये रोज दाल चावल रोटी खाते हुए मैं तो बोर हो गई हूँ, आज कुछ अच्छा बना ले। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं कुछ अच्छे से बना कर लाती हूँ। तानिया ये कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो कुकिंग क्लासेस में सीखे तंदूरी रोटी और तंदूरी पनीर बनाकर लाकर देती है, जिसे खाकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अब आए दिन तानिया अपनी सास के कहने पर तंदूरी खाना बना दिया करती और वो अपनी रसोई में तंदूरी सेटअप भी कर लेती है ताकि उसको आसानी हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी पड़ोसन दीपा आकर इंदिरा से कहती है, अरे इंदिरा, मेरा तो मत्था घुमा पड़ा है, जरा मेरी मदद कर दे। हाँ बता ना क्या हुआ? ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि तेरा मत्था ही घूम गया? तू तो जानती है कि मेरी बहू पेट से है। अब कुछ लोग उसकी गोद भराई के लिए आ रहे हैं, लेकिन हलवाई का बच्चा कॉल ही नहीं उठा रहा है। वो लोग 3 घंटे में आते ही होंगे, मैं क्या करूं? तुझे क्या लगता है मैंने यहाँ हलवाई की दुकान खोल रखी है? पागल, मैं इसमें तेरी क्या ही मदद कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तूने मुझे याद किया, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि तू मेरी मदद नहीं कर सकती है। मैं तो बस अपना दुख बांटने आई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? दीपा इतना कहती है कि तभी वहाँ पर तानिया वहाँ उन दोनों के लिए चाय पानी लेकर आती है और दीपा की बात को काटते हुए कहती है, बस इतनी सी बात आंटी जी, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं उन सब के लिए बहुत अच्छा तंदूरी खाना बना दूंगी। बहू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मेहमानों का खाना बनाना है, दाल चावल नहीं, जो तू संभाल लेगी। बहू, मेहनत का काम है और इज्जत का सवाल है। बहू ने बोला है तो वो संभाल लेगी, तू उस पर यकीन कर। मेरी बहू का हाथ खाना बनाने को लेकर बहुत अच्छा है, तेरे मेहमान भी पत्तल चाट लेंगे। सच में इंदिरा, तेरी बहू ये सब संभाल पाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू निश्चिंत हो जा, सब हो जाएगा। दीपा ये सुनकर चली जाती है और तानिया अपनी सास की मदद लेकर सब लोगों के लिए अपनी तंदूरी रसोई में तंदूरी खाना बना देती है, जिसके बाद सब काम अच्छे से हो जाता है। और रात के समय दीपा फिर से इंदिरा के घर आती है और इंदिरा और तानिया को सामने खड़ा देखकर कहती है, माफ करना, तुम दोनों को फिर से परेशान करने आ गई। आज मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है ना? अब क्या हो गया दीपा, मेरी बहू से रात का खाना भी बनवाया है क्या? देख, मेरी बहू और मैं पहले ही बहुत थक गए हैं, तो तू जो भी करवाना है अब तू सुबह करवाना। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो ये पैसे तानिया को देने आई थी। मैंने सोचा जब काम आज किया है बहू ने, तो पैसे भी आज ही दे दूं। पैसे? किस बात के पैसे आंटी जी? मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे पैसे क्यों देने आई है? ये वो पैसे हैं जो मैं हलवाई को देती अगर वो खाना बनाने आता तो। लेकिन जब तूने और तेरी सास ने अच्छे से बनाया और किया, तो इन पैसों पर हक भी तो तेरा बनता है ना? कैसी बात करती है दीपा, ये सब तो हमने पड़ोसी के भाईचारे में किया, तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब पड़ोसियों की मदद के भी पैसे लेंगे क्या? इंदिरा देवी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी, आई तुझे समझ? मैं तेरी बहू पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, उसे उसके हक के पैसे दे रही हूँ। मना मत कर, मुझे बुरा लगेगा। दीपा के जिद करने पर इंदिरा तानिया को पैसे लेने की इजाजत दे देती है। धीरे धीरे तानिया की तंदूरी रसोई की तारीफ हर जगह होने लगती है और उसके हाथ का खाना बहुत मशहूर हो जाता है। और इंदिरा के कहने पर तानिया अपनी सास के साथ उसकी मदद से तंदूरी खाने की रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहां तंदूरी इंडियन खाना मिला करता था। दिन बीतते हैं, शुरू में उसका काम अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो जाते हैं। ये देखकर एक दिन तानिया इंदिरा से कहती है, मम्मी जी, मैं अपना बेस्ट खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए तो मैं क्या करूँ? आप तो
बहू, सब लोग तंदूरी रोटी और तंदूर में पकी सब्जी खा के बोर हो गए हैं। अगर तुझे ये काम चलाना है तो तुझे कुछ और करना होगा। लेकिन क्या मम्मी जी, यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर भी मेरा खाना नहीं बिक रहा है। बहू, मुझे लगता है कि तुझे तेरी तंदूरी रसोई में कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, तभी तेरा काम फिर से चलेगा। जैसे क्या माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। बहू देख, तू इलेक्ट्रॉनिक तंदूर का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत आम बात है। लोगों को उस तंदूर का खाना कहीं भी मिल जाता है और ये सबके लिए फीका भी हो गया है। जब तक तू कुछ नया और अनोखा नहीं करेगी, तू लोगों की नजरों में नहीं आएगी। तो तू मिट्टी के तंदूर को खुद बनाकर उसका इस्तेमाल कर, फिर देखियो तू तेरी रेस्टोरेंट कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह माँ जी, आपने तो मेरी सब परेशानी दूर ही कर दी। और तो और मैं तंदूरी मोमोज और तंदूर के बाकी आइटम भी बना सकती हूँ, जिससे अगर लोगों को खाना खाने में मन ना हो तो वो मोमोज और बाकी चीजें खा पाएं। अरे वाह बहू, ये की ना तूने समझदारी की बात। अब चल, तू और मैं मिलकर एक बड़ा सा तंदूर बनाते हैं। जिसके बाद इंदिरा और तानिया मिलकर तंदूर बनाती हैं। उसके बाद तानिया तंदूर पर बहुत सारे तंदूर की डिश बनाती है, जिसको खाकर ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अब दूर दूर से लोग उसके यहाँ खाने के लिए आने लगते हैं। ये सब देखकर तानिया भी बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, सच में मम्मी जी, आपने तो मेरा बंद हो चुका काम फिर से चालू करवा दिया। वरना मुझे तो लगा था कि सारी तंदूरी रसोई वाली बहू का रेस्टोरेंट बंद ही हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बंद हो जाता बहू? तू खाना इतने दिल से बनाती है तो तेरी परेशानी का हल तो निकलना ही था ना। जी मम्मी जी। तानिया ये बोलकर प्यार से अपनी सास को गले लगा लेती है और इस तरह तानिया का बिजनेस हमेशा मुनाफे में चलता रहता है और दोनों सास बहू अपना तंदूरी रसोई का रेस्टोरेंट खुशी खुशी चलाते हैं। मोहित अपनी मां नीतू और पत्नी विभा के साथ रहा करता था। मोहित मजदूरी का काम किया करता था, पर फिर भी वो अपने परिवार के साथ काफी खुश था। ऐसे ही एक दिन मोहित अपने काम से अपने घर आता है, तभी गांव का साहूकार मोहित के पास आता है और उससे बोलता है, अरे मोहित, आज से 3 महीने पहले तूने अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए लिए थे। वो पैसे देने भी है या नहीं? भूल गया क्या उन पैसों को? नहीं नहीं साहब, मैं उन पैसों को भूला नहीं हूँ, पर गांव में भी अभी ज्यादा कमाई नहीं हो रही। बस इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल शहर जाऊँ और शहर में जाकर काम करूँ। देख मोहित, मुझे कोई मतलब ना है कि तू शहर जाकर काम करे या फिर यहीं। मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। मुझे मेरे पैसे मिल जाएं बस। मुझे तुझसे या तेरे घर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तू मुझे मेरे पैसे लौटा दे बस। साहब, आपने इतना समय दिया है तो 2 महीने का समय और दे दीजिए। मैं जल्दी से पैसे कमाकर आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर ध्यान रहे कि अगले 2 महीने बाद तू मेरे पैसे दे ही देना, नहीं तो मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। साथ ही इस घर को भी अपने नाम करवा लूंगा। साहूकार अपनी बातें रख कर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब मोहित अपने कर्जे से बहुत परेशान हो जाता है और वो शहर जाने की ठान लेता है। मोहित अपनी माँ और पत्नी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके बाद मोहित अपनी माँ और अपनी पत्नी से बोलता है, माँ विभा, मैं सोच रहा था कि जब तक इतनी परेशानियाँ हो रही हैं तो क्यों ना मैं शहर चला जाऊँ। पर बेटा, अगर तू शहर जाएगा तो यहाँ कौन देखेगा? माँ, यहाँ आपकी देखभाल के लिए विभा है ना। और जरा आप ही सोचो कि अगर मैं शहर गया तो मुझे वहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छे पैसे मिल सकते हैं और उन पैसों से मैं सारे कर्जे निपटा सकता हूँ। मम्मी जी, मोहित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मोहित जी शहर से बाहर गए तो क्या पता हमारी किस्मत ही चमक जाए। नीतू अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, बस इसीलिए वो अपनी बहू की बात मान लेती है और मोहित को शहर जाने की परमिशन दे देती है। अगली सुबह मोहित शहर निकल जाता है तो वहीं विभा अपने कमरे में बैठकर बड़ी ही गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी सास नीतू उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू, क्या हुआ तुझे? तू ऐसा भी क्या सोच रही है जो तुझे अपनी सास नहीं दिखाई दे रही है? कौन सी सोच में डूबी है, बता। माँ जी, मैं सोच रही थी साहूकार ने हमें केवल 2 महीने ही दिए हैं पैसे लौटाने के लिए और मुझे नहीं लगता कि मोहित जी 2 महीने में इतने पैसे जोड़ पाएंगे। बहू, तू मेरे बेटे की काबिलियत पर उंगली उठा रही है। नहीं माँ जी, मैं उंगली नहीं उठा रही, बस बता रही हूँ कि हम गरीबों के लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है।
हम पिछले 3 महीने में तो साहूकार के पैसों को लौटा नहीं सके, तो अब इन 2 महीनों में कैसे लौटा सकते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑमलेट की एक दुकान खोल लूँ। अगर वो चल जाती है तो उससे हमको थोड़ी आसानी पड़ेगी और मोहित जी पर भी बोझ नहीं बढ़ेगा। हाँ बहू, वैसे तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, पर हम दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, मेरे पास कुछ गहने हैं, क्यों ना मैं उनको बेचकर। बहू, वो थोड़े ही गहने हैं और तू तो जानती है ना दुकान का किराया कितना होता है। साथ ही हमें ऑमलेट के लिए अंडे भी तो लाने हैं। माँ, ये कौन कहता है कि ऑमलेट की दुकान सिर्फ दुकान में ही की जाती है। हम अपने ऑमलेट की दुकान एक ठेले पर भी तो खोल सकते हैं ना। नीतू को विभा का आइडिया काफी अच्छा लगता है और अब दोनों सास बहू अपनी ठेले पर एक ऑमलेट की दुकान करने की सोचती हैं। इस तरह से अब विभा और नीतू दोनों सास बहू सुनार के पास जाते हैं और अपने गहनों को बेच देते हैं। गहनों को बेचने के बाद जो पैसे उनको मिलते हैं वो उनसे ऑमलेट बनाने का सामान खरीद लेते हैं। साथ ही वो एक ठेला भी खरीदते हैं। अब वो अगले ही दिन अपने ठेले पर ऑमलेट बेचने मार्केट जाते हैं और उसके पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई होती है। ये देख विभा काफी खुश होती है। वो खुश होते हुए अपने घर जाती है और अपनी सास को पैसे थमाते हुए बोलती है, माँ जी, मैंने क्या कहा था कि हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। देखा, आखिरकार वो मेहनत रंग ले आई। पर बहू, हुआ क्या? माँ, होगा क्या, ये देखो, ये हुआ है आपकी बहू की पहली कमाई। अरे वाह, आज पहले ही दिन इतनी अच्छी कमाई हो गई है। और नहीं तो क्या, अब आपकी बहू बनाती ही इतने अच्छे ऑमलेट है कि हर कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। विभा की पहली कमाई से नीतू काफी खुश थी। दोनों सास बहू काफी खुश थी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रहने वाली थी। समय गुजरता है और अब वो दोनों सास बहू की कमाई उस ऑमलेट की रेडी से ही काफी अच्छी होने लगती है। दोनों सास बहू मिलकर 2 महीने से पहले ही साहूकार को उसके पैसे लौटा देती हैं। साथ ही अब उनके घर की कंडीशन भी अच्छी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन साहूकार सोनार की दुकान पर आता है, जहां वो देखता है कि विभा और नीतू अपने गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा रही है। अब उनके जाने के बाद साहूकार सुनार के पास आता है और उससे बोलता है, क्या बात है भैया, तुम बड़े गहने गिरवी रख रहे हो? हाँ साहूकार जी, मेरा तो काम ही यही है। इन लोगों ने ना अपने गहने गिरवी रखवाए थे और जब इनके पास पैसे आ गए ना तो इन्होंने अपने गिरवी गहने छुड़वा लिए। मैं भी काफी दिनों से देख रहा हूँ इनके ठाट बाट कुछ और ही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इनके हाथ ऐसा भी कौन सा खजाना लग गया जो 2 महीने से पहले ही इन्होंने मेरे पैसे लौटा दिए और अपने गहने भी छुड़वा लिए। खैर जो भी है, मुझे इनके पीछे का सच पता लगाना होगा। साहूकार जी, पता क्या लगाना है? आप कौन सी दुनिया से आए हो? अभी सभी को पता है कि इनका ऑमलेट का बिजनेस काफी अच्छा चल गया, इसलिए इनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई है। क्या वो रेडी? भैया वो रेडी नहीं है, इनकी रोजी रोटी है वो। अच्छा तो ये बात है, पर कोई बात नहीं, मैं भी इस गांव का साहूकार हूँ। मैं कभी भी किसी को खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर मुझसे कोई आगे बढ़ेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। साहूकार जी, क्या हो गया? किस सोच में डूब गए आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। साहूकार सुनार की दुकान से अपने घर चले जाते हैं तो वहीं नीतू अपनी बहू से बोलती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी कि जब हमारा खुद का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमारा मोहित शहर में क्यों है, हम उसको यहीं अपने पास ही बुला लेते हैं। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, मैं अभी मोहित जी को फोन करती हूँ। अपनी सास के कहने पर विभा अपने पति को फोन करती है और उसको घर बुला लेती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब विभा मार्केट में अपनी रेडी लगाती है तब साहूकार के कुछ गुंडे विभा के पास आते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं, देख लड़के, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है या अपने परिवार से तुझे प्यार है तो आज के बाद तू ये रेडी यहाँ नहीं लगाएगी, समझी तू? पर आप लोग हैं कौन और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? विभा उन गुंडों से सवाल कर ही रही थी, तभी वहाँ साहूकार आता है और उसको बोलता है, मेरे द्वारा भेजे गए गुंडे हैं, समझी तुम? तूने क्या सोचा कि एक छोटा सा ठेला लगाकर तू मुझे हराएगी? देख विभा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी ना है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि तू इस मार्केट में अपना ठेला ना लगा, क्योंकि मैं अपने आप से आगे किसी को भी नहीं बढ़ने दूंगा, समझी तू? और दूसरी बात ये कि इस मार्केट में मैं अपनी एक दुकान खोलूंगा और मेरी दुकान तब तक नहीं चलेगी जब तक तू यहाँ से ऑमलेट बेचना बंद नहीं करेगी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि तू समझ गई होगी। अपनी बातें पूरी करके साहूकार वहाँ से चला जाता है, पर कहते हैं ना,
हर काली रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। ठीक उसी तरह कुछ विवाह के साथ भी हुआ। विवाह उदास होकर जब अपने घर जाती है तो उसको उदास देख मोहित बोलता है, क्या हुआ विभा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उनकी बात सुनकर नीतू भी आती है और अपनी बहू को उदास देख बोलती है, हाँ बहू बता क्या हुआ। अपनी सास और पति की बातें सुनकर विभा सब कुछ अपने पति और सास को बता देती है। ये जानने के बाद मोहित बोलता है, अरे तो क्या हुआ, अगर वो हमें हमारी रेडी मार्केट में नहीं लगाने दे रहे तो? तुम्हें पता है जब मैं शहर गया था ना, तब मैंने देखा था कि बस स्टैंड पर दूर दूर तक कुछ भी खाने को नहीं था। इस बात से हमारे ऑमलेट के ठेले का क्या मतलब? मतलब है ना, देखो वहाँ कुछ नहीं है और अगर उन्हें वहाँ एक ऑमलेट वाली दिख गई तो हमारी कितनी बिक्री होगी। विभा को मोहित की बात पसंद आती है और अब वो अगले दिन अपने पति मोहित के साथ बस स्टैंड पर जाती है और अपने ऑमलेट बेचने लगती है। बस स्टैंड पर भी विभा के ऑमलेट अच्छे से बिकते हैं और इस तरह विभा दिन दोगुनी रात चौगुनी कर लेती है, जिसके बाद विभा ऑमलेट वाली बहू के नाम से जानी जाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।